अब फोड़ना मत, फोड़ना मत, फोड़ना मत, फोड़ना मत, फोड़ना मत यार, ये सब। अरे बम फोड़ रहा था बाहर में और हमको लग गया डर। अब बोलोगे सर डर गए बम से, अरे हमको इसका याद आ जाता है, एटम बम का। तो डर नहीं लगेगा? तो आप लोग को डरने का नहीं है। तो मैं लल्ला भैया फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आज हम लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करेंगे। तो पहला वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो खत्म है कि नहीं, 1914 टू 1918 सबको, सब कंट्रीज जुड़ गए थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था ये याद रखना है ना, 1939 टू 1945। पहला 1418, 1914 टू 1918, दूसरा 1939 से 1945। ठीक है, किसके बीच में हुआ था पहला? एलाइड और सेंट्रल पावर्स, याद है ना, BFR GAI। चलो, और ये हुआ था एक्सिस और एलाइड के पावर। ठीक है, एक्सिस पावर और एलाइड पावर्स के बीच में। तो आगे जानते हैं कौन कौन थे कंट्रीज थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो एस पर ICSE सिलेबस क्या क्या आ रहा है। तो कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कॉजेज क्या है? डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल या वर्सलीज, राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना, फिर है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, हिटलर इन्वेजन ऑफ पोलैंड, फिर है अटैक ऑन पर्ल हार्बर, हिरोशिमा नागासाकी, डिफीट ऑफ एक्सिस पावर, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, कोल्ड वॉर। तो ये सब टॉपिक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आपका किस में आने वाला है? आने वाला एग्जाम में, जिसमें आप लोग को चीर देने वाले हैं, उड़ा देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ो, स्टार्ट करो। कॉजेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पहला क्या है? डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। आप ही लोग बोलो, जर्मनी के साथ जो हुआ ठीक हुआ? बेचारा अकेले ही था क्या मार धाड़ में? सब कोई न था, है कि नहीं? तो अच्छा हुआ कि उसके साथ नहीं हुआ, तो बदला लेगा कि नहीं? ये बदला बदला तो वही है, देख लो। सो द ट्रीटी डिमांडेड एनेक्सेशन ऑफ जर्मन टेरिटरीज एंड क्रिएशन ऑफ मेनी स्टेट्स। पूरा जर्मन टेरिटरी जो था उसको भी क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था। तो वहीं से क्या हुआ? विच सोड द सीड ऑफ बिटरनेस एंड कन्फ्लिक्ट। गुस्सा, कुछ तो कर नहीं पाया पर अंदर से पूरा गुस्सा था जर्मनी। रुक जा, जहां मौका मिला चौका तो मार के रहेंगे, वही हुआ। जर्मनी वॉज फोर्स टू साइन द ट्रीटी, ऑल जर्मन कॉलोनीज वेर फोर्सिबली टेकन अवे फ्रॉम हर। ठीक है, लो अभी बाबू। जर्मनी वॉज बर्डन विथ ह्यूज वॉर इंडेमनिटी, जो $33 बिलियन है ना, उसको भी लिख सकते। जर्मनी हैड टू पे $33 बिलियन, अ ह्यूज वॉर इंडेमनिटी, जो दे ही नहीं सकता, इतना इकोनॉमिकली बहुत पुअर हो चुका था वर्ल्ड वॉर के बाद, है कि नहीं? मिलिट्री भी रिड्यूस कर दिया था, है कि नहीं? तो जो जो हम लोग पढ़े थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल में अगेंस्ट जर्मनी, वो लिख सकते हो। ठीक है, अब दिस ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी गेव राइज टू द स्पिरिट ऑफ रिवेंज, रिवेंज बदला, एंड जर्मनी स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू डू अवे विथ द हार्श ट्रीटी। और खाली मौका का तलाश में था, मौका मिला कि चौका मार देंगे। और ये कब पॉसिबल होगा? जब जर्मनी के पास क्या आ जाएगा? दिस वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट एन एग्रेसिव पॉलिसी एंड आर्मामेंट्स। तो सबसे लड़ने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसा लीडरशिप चाहिए जो सबसे टक्कर ले सके, है ना, दम वाला स्ट्रांग मैन। लास्ट वीडियो में देखे थे ना, राइज ऑफ फैसिज्म और नेजिज्म में, हिटलर जैसा। प्लस आर्मामेंट, हथियार, गोला बारूद भी चाहिए, तब ना ये सबको धूल चटाएंगे। तो अंडरस्टूड डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स या वर्साइल्स। चलो नेक्स्ट है द राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म। फैसिज्म कहाँ हुआ? इटली में, मुसोलोनी, वो फिल्म वो कर लिए ना। चलो, जो नहीं देखे हैं वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट एकदम देख लेना है वो सब। ठीक है, मेरा क्वेश्चन राउंड होने से पहले देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट। सो द राइज ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म इन इटली एंड जर्मनी इन द फॉर्म ऑफ क्या? फैसिज्म एंड नाजिज्म। सो रेस्पेक्टिवली कंट्रीब्यूटेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये जब आया तभी ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, नहीं तो होता? ऑब्वियसली नॉट, नहीं होता ऑब्वियसली। अब क्या बोला जाए, देखो। तो इटली वांटेड टू रिवाइव द ग्लोरी ऑफ ओल्ड रोमन एम्पायर।
भले इटली जीता वाला पार्टी में था, पर प्रेस्टीज डाउन लग रहा था, तो क्या बोला, इटली वांटेड टू रिवाइव द ग्लोरी ऑफ द ओल्ड रोमन एम्पायर, जो हम लोग का पहले का जो ग्लोरी था वो फिर से लेके आएंगे। ओके, दैट इज व्हाई इटली ज्वाइंट व्हाट, एंटी कमिंटन पैक्ट इन 1937। ठीक है, पैक्ट मतलब जर्मनी के साथ, जर्मनी और जापान पहले ये पैक्ट साइन कर चुका था, फिर इटली भी इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, 1937 मतलब अलायंस हो चलो, एग्रीमेंट। ठीक है, and formed 10 years alliance with Germany in 1939। जर्मनी के साथ भी 10 साल का क्या एक ठो अलायंस उसके साथ फॉर्म कर लिया इटली। ठीक है, 1939 में, मतलब पूरा तैयारी था लड़ने का। सो मुसोलिनी स्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन इटली, और जर्मनी में हिटलर, एंड ही अपोज्ड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इटली अटैक्ड एबिसीनिया। अब देख लो, स्टार्ट हो गया, अब अपॉर्चुनिटी, आर्मामेंट पूरा भर लिया अपना गोदाम में, हथियार उथियार, अब स्टार्ट। तो इटली क्या किया, एबिसीनिया को अटैक कर दिया। ओके, और उसमें द लीग ऑफ नेशन फेल टू टेक एनी एक्शन। लीग ऑफ नेशन क्या था, बनाया गया था ना, टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जब ऐसे एबिसीनिया को इटली अटैक कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया, तो लीग ऑफ नेशन का कुछ कर नहीं पाया। ऐसा था लीग ऑफ नेशन। अब जर्मनी में क्या था, हिटलर वांटेड टू रीएस्टेब्लिश द प्रेस्टीज ऑफ जर्मनी। इधर मुसोलिनी जी लगे हुए हैं, हिटलर भी लगे हुए हैं। तो हिटलर 1938 ये क्या किए, ही एनेक्स्ड ऑस्ट्रिया एंड चेकोस्लोवाकिया। ले, दोनों एकदम अब तैयार हैं। एक जन एबिसीनिया को कैप्चर कर लिया, ये एबिसीनिया को कैप्चर कर लिए, तो ये बोले हम 2 ठो कर देंगे, ऑस्ट्रिया एंड चेकोस्लोवाकिया, ये दोनों को कैप्चर कर लिया। ओके, हेंस मुसोलिनी एंड हिटलर ड्रोव द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स द अनदर वर्ल्ड वॉर। फिर से कैप्चर वाला सीन स्टार्ट हो गया, मतलब फिर से क्या होगा, लड़ाई होगा। देख लो अब आगे। चलो, अब है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट पहले देख लो, है ना। अपीजमेंट का मतलब क्या होता है, अपीजमेंट मीन्स a policy of conciliating an aggressive power at the expense of some other country. It meant accepting the hostile demands of an aggressive nation to gain peace. तो जैसे यहाँ पे इसको देख लो, या मान लो छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब तुम किसी को थप्पड़ मारो, गुस्सा से खड़ा है, ठीक है, अब वो फिर बाद में फिर से बदमाशी करने लग गया, ठीक है, तो फिर हम लोग उसको मारते हैं नहीं, छोड़ देते हैं, और ठीक है बेचारा को एक थप्पड़ तो मारे अभी जोर से, रोने उन्हें भी लग गया था पूरा, इसका सामान उमान भी टेरिटरी सामान उमान भी इसका ले लिए थे, ठीक है ले लो, बदमाशी कर रहा है करो, नो प्रॉब्लम, उसी को बोलते हैं अपीजमेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि फिर मारेंगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा, वही लिखा हुआ है, एक्सेप्टिंग द हॉस्टाइल डिमांड्स, भले वो बदमाशी कर रहा है, ऑफ एन एग्रेसिव नेशन टू गेन पीस। समझ में आ गया। चलो, तो ब्रिटेन और फ्रांस जो थे ये दोनों क्या पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, जब जर्मनी और इटली एबिसीनिया को कैप्चर कर रहा है, चिकोस्लोवाकिया को, ऑस्ट्रिया को कैप्चर कर लिया, तब ब्रिटेन और फ्रांस कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को फॉलो कर रहे हैं। और ठीक है, अब देखो वो क्यों फॉलो कर रहे हैं, एज दे फेल्ट दैट द डिक्टेटर्स हैड रियल कॉज ऑफ ग्रीवेंस ड्यू टू द ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो यहाँ पर हम बताए थे थप्पड़ मारने वाला ना, तो यहाँ थप्पड़ किसको लगा था, जर्मनी को लगा था, इटली को लगा था, तो ब्रिटेन और फ्रांस को लगा, थप्पड़ मार दिए छोड़ दो, और बाकी सब 2-3 जो टेरिटरी, ठीक है गुस्सा निकाल रहा है कोई बात नहीं। ओके, दे वांटेड टू चेक द राइजिंग टाइड ऑफ कम्युनिज्म एंड रशियन बोल्शेविज्म। अब ये दोनों भी एक अलग आइडियोलॉजी है, कम्युनिज्म और रशियन बोल्शेविज्म, ये लेनिन के द्वारा लाया गया था। लेनिन अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद बने थे ना रसिया का। हाँ, तो ब्रिटेन और फ्रांस को क्या लगा कि जर्मनी वुड डाइवर्ट टुवर्ड्स रशियन बोल्शेविज्म,
अगर जर्मनी इसको फॉलो, ये आइडियोलॉजी को ना फॉलो कर ले, ठीक है, तो इसको जो मन में आ रहा करने दो, ठीक है, क्योंकि इसको रोकना है। मेरा आइडियोलॉजी अलग है, रशिया का आइडियोलॉजी अलग है, तो उसका आइडियोलॉजी को वो ना अपना ले, तो ठीक है जर्मनी, तुमको जो मन है करो। ओके, हेंस दे अलाउड पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, fascism and nazism could not have survived so long and would not have been able to unleash the second world war। अगर ब्रिटेन और फ्रांस अगर ये पॉलिसी को नहीं अपनाते, जर्मनी इटली को उसी समय अगर रोक दिया जाता, तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। तो जैसे ये पिक्चर में भी देख लो, ये ब्रिटेन फ्रांस को समझ लो, लीग ऑफ नेशन है ना, और इधर जर्मनी इटली, इसको पता नहीं कि अब आगे जाके क्या कांड होने वाला है, इग्नोर कर रहा है। ठीक है बाबू, तुमको जो करना है करो, हम तो अपना मजे लूट रहे हैं, लूटो, बाद में पता चलेगा जब ये अटैक करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अब है जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना। इन्वेजन मतलब अटैक होता है, ठीक है। तो जापान भी यहाँ पर अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या कर रहा है, चाइना को टारगेट लिया है, ठीक है। तो 1931 जापान क्या किया, मंचूरियन है ना, मंचूरियन नहीं मंचूरिया, एन को हटा देना है ना, मंचूरियन को कैप्चर कर लिया और वहाँ पर अपना गवर्नमेंट भी स्टेब्लिश कर दिया जापान। वाह जापान। जापान ऑल्सो स्टार्टेड अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट चाइना। डिक्लेयर होकर अपना निकला और हम जा रहे हैं मंचूरिया को अभी कैप्चर कर लेंगे, बताया होता है कि नहीं हम आ रहे हैं, गया और कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया जापान। ओके, तो चाइना किसके पास गया, लीग ऑफ नेशन के पास। देख ले भैया, ये जापान जो है क्या कर रहा है, डायरेक्ट आ गया, मंचूरिया को कब्जा कर लिया है। तो लीग ऑफ नेशन, द लीडिंग मेंबर्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन मेनली कौन थे, ब्रिटेन और फ्रांस थे। दे डिड नॉट पे हीड टू द अपील। वो ऐसे बोले, ई कान से घुसा और ई कान से निकला, बस दोनों कान का फायदा उठाया ये सब उस दिन, ठीक है, कोई नहीं सुना इसका। फिर जापान ज्वाइंड बर्लिन रोम एक्सिस, मतलब जर्मनी और इटली ये दोनों एक ठो एग्रीमेंट या अलायंस बोल सकते हैं, बनाया हुआ था। तो इसमें अब कौन घुस गया, टोक्यो घुस गया। टोक्यो मतलब जापान। ओके, तो इसी को बोलते हैं बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस। कब हुआ था ये, 1940 में, ठीक है, 1940 में। तो जापान ज्वाइंड बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस। बर्लिन रोम तो बन गया बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस टू फर्दर इट्स पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्क्वेस्ट। तो देखे कि अरे ये तो जर्मनी और जापान, ये जर्मनी और इटली तो मेरा जैसा है, चलो इसी के साथ मिलके हम भी बहता नदी में हाथ धो लिया जाए, है कि नहीं। सो जापान लेफ्ट द लीग इन 1933। लीग ऑफ नेशन का मेंबर था जापान, छोड़ दिया, अब कुछ काम धाम नहीं है इसका, छोड़ो इसको। ओके, एंड स्टार्टेड ऑक्युपाइंग द ब्रिटिश एंड अमेरिकन प्रॉपर्टीज इन चाइना। किसमें ध्यान देना, लीग ऑफ नेशन को छोड़ो, अपना काम है अभी, जितना चाहे टेरिटरी को कब्जा कर लो। Britain and France followed the policy of appeasement, thinking that Japan could be useful to weaken China। अब फिर ये सब अपना फायदा का है ना, वहाँ पे वॉल्फिज्म, रशियन वॉल्फिज्म आ रहा था, तो जर्मनी को छोड़ दिया, यहाँ चाइना को वीक करने का काम आएगा जापान। छोड़ दो, चाइना को कैप्चर करने दो, नो प्रॉब्लम। देख लो बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस। तो ये है जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना, ठीक है। ये मंचूरिया वाला याद रखना, और ये एक्सिस है ना, बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस, चलो इंपॉर्टेंट है वो। चलो अब आगे बढ़ा जाए। आगे में क्या है, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था ना, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, मतलब ये फेल, ठीक है। तो फेल क्यों हुआ देख लो। तो सबसे पहले तो यूएसए हु इमर्ज एज द पावरफुल नेशन ऑफ द आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो ज्वाइन ही नहीं किया था लीग को, ठीक है। दोज हु ज्वाइंड द लीग वेर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। और जो ज्वाइन किए थे ना, वो
वो इंटरेस्ट नहीं थे किसमें, कलेक्टिव सिक्योरिटी, मतलब कुछ कहीं पे हो रहा है तो सब कोई मिल के उसको मारेंगे, हम कह जाएंगे तुमको हुआ तुम जाओ, एक साथ नहीं जाएंगे। तो ऐसा चल रहा था लीग ऑफ नेशन में। द लीग डिड नथिंग व्हेन पोलैंड सीज्ड अ पार्ट ऑफ लिथुआनिया इन 1920। ये देखो, ये है पोलैंड और ये है लिथुआनिया, इसको कैप्चर कर लिया कब, 1920 में ही। तो उस समय लीग कुछ किया ही नहीं, उसी समय बना भी था तो कुछ नहीं किया ही, है कि नहीं। फिर 1923 में इटली और ग्रीस के बीच में क्या वॉर होने वाला था, थ्रेट ऑफ वॉर बिटवीन इटली एंड ग्रीस। इटली रेफ्यूज टू सबमिट टू लीग्स इंटरवेंशन एंड द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड बाय डायरेक्ट मीडिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। मतलब लीग का कोई रोले नहीं है इसमें, ठीक है, लीग का वो सुन ही नहीं रहा था इटली, तो डायरेक्ट फिर कौन आया, ब्रिटेन और फ्रांस आया मध्यस्थता कराने। मीडिएशन का मतलब मध्यस्थता होता है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसे ठीक है छोड़ दो, हो गया लड़ाई वड़ाई से कुछ नहीं होता है, तब उस समय हुआ नहीं। उससे मतलब लीग ऑफ नेशन को इग्नोर कर दिया, तेरा बात का भाग्य से, उसके बाद सुना ही नहीं। नेक्स्ट, द अथॉरिटी ऑफ लीग वॉज फ्लोटेड बाय जापान व्हेन इट सीज्ड मंचूरिया। पहले ही देख लिया, देखो ये है जापान चुटकू सा, और ये है मंचूरिया, ये देखो चाइना, ये है मंचूरिया, ये कैप्चर कर लिया इसको, ठीक है। मतलब लीग ऑफ नेशन का धज्जिया उड़ गया है, कुछ करने ही नहीं सक रहा है। इटली कनकर्ड इथोपिया, ये देखो ये है इथोपिया, दिस वॉज कनकर्ड बाय हुम, इटली। लास्ट वाला स्लाइड में भी देख ही लिए थे ये। तो ये सब क्या बता रहा है, लीग ऑफ नेशन अच्छा से काम नहीं कर रही, फेल हो गया है। ओके, सो द लीग फेल्ड टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड द यूरोपियन कंट्रीज लॉस्ट फेथ इन इट्स यूजफुलनेस। समझ में आ गया यूरोपियन कंट्रीज को भी कि तुमसे ना हो पाएगा बाबू, ठीक है, लीग ऑफ नेशन को बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ा जाए। आगे है अब हिटलर इन्वेजन ऑफ पोलैंड। तो एकदम इसको अच्छा से देख लेना है, समझ लेना है, बुझ लेना है, काहे, बिकॉज दिस इज द इमीडिएट कॉज। तो इमीडिएट कॉज बहुत बार बता चुके हैं, इमीडिएट कॉज का मतलब क्या होता है। जिसको नहीं पता है प्लेलिस्ट में जाके देख लो, सब समझ में आएगा स्टार्टिंग से, है कि नहीं। तो हिटलर इन्वेजन ऑफ पोलैंड ये इमीडिएट कॉज था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। जब हिटलर पोलैंड में अटैक किया ना, तभी सेकेंड वॉर वहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये है जर्मनी, हिटलर का इलाका, और ये है ईस्ट प्रूसिया। अब जर्मनी को ये भी चाहिए, ईस्ट प्रूसिया चाहिए, ठीक है। बीच में देख लो क्या है, पोलैंड, और इधर क्या है, डेंजिंग, पोर्ट ऑफ डेंजिंग, याद है ना। मेन देखो यही है, यहाँ से जर्मनी को जोड़ने के लिए ये जरूरी है कैप्चर करना, है कि नहीं। प्रूसिया तक पहुँचने के लिए इसको कैप्चर करना बहुत जरूरी है कि नहीं। और ये किसके अंडर में है, पोलैंड के अंडर में है। तो इसीलिए जर्मनी पोलैंड पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया यहाँ पर पहुँचने के लिए, ठीक है। देख लो, सो हिटलर इन्वेडेड पोलैंड इन सितंबर 1939। एकदम भूलना नहीं है, सितंबर 1939, ठीक है, 1939। बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स और वर्साइल्स, जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, है ना। ये देखो, टू गिव अ लैंड रूट टू पोलैंड अप टू द सी। पोलैंड को इधर से लैंड रूट इसका मिलता ही नहीं, तो ये वाला एरिया पोलैंड को दे दिया गया था, है ना। तो इसी को बोलते हैं, यहीं पे क्या था, पोर्ट ऑफ डेंजिंग। पोर्ट ऑफ डेंजिंग यहीं पे था, और किसको मिल गया था, वो पोलैंड को मिल गया था। तो जर्मनी वांटेड टू रिगेन हिज लॉस्ट टेरिटरीज। हमको फिर से चाहिए मेरा खोया हुआ साम्राज्य, ठीक है। तो सिटी ऑफ डेंजिंग वॉज इनहेबिटेड बाय जर्मन्स। और ये जो डेंजिंग था ना, यहाँ पे कौन रहते थे, ज्यादातर जर्मन्स रहते थे, ठीक है। एंड बाय ऑक्युपाइंग द डेंजिंग कॉरिडोर, जर्मनी वुड कनेक्ट विथ ईस्ट प्रूसिया। और इसको अगर हम लोग कब्जा कर लेते हैं तो कनेक्शन फिट है, एकदम हिट है, हो जाएगा, होगी नहीं। फिर जर्मनी साइंड ए नॉन एग्रेशन पैक्ट विथ रसिया इन अगस्त 1939।
ये याद रख लेना कि 1939 में जर्मनी के साथ, जर्मनी और रसिया के साथ में क्या पैक्ट साइन हुआ, नॉन अग्रेशन, मतलब तुम हमको मत मारना, हम तुमको नहीं मारेंगे, ठीक? बोला ठीक, ओके। 1939 में हुआ। फिर जर्मनी क्या बोला, पोलैंड वॉज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट जर्मन लिविंग देयर। यहां पे जो जर्मन्स रह रहे हैं ना, पोलैंड उसका साथ अत्याचार कर रहा है, देख लो। तो अत्याचार कर रहा तो छोड़ेगा हिटलर? नहीं छोड़ेगा। क्या किया, ऑन सितंबर 1 1939 जर्मन आर्मी मार्च टुवर्ड्स पोलैंड। चल मार पोलैंड को, एकदम बढ़ा और पोलैंड पे अटैक कर दिया हिटलर। सो फ्रांस एंड ब्रिटेन गेव अल्टीमेटम टू जर्मनी। फ्रांस और ब्रिटेन आया जर्मनी को, बोला क्या कर रहे तुम, बहुत छोड़ दिए तुमको, चलो वापस जाओ। जर्मनी बोला अच्छा, पीछे में एकदम बंदूक ऐसे घुसा कर तलवार रखा हुआ था ऐसे करके। तो जर्मनी अटैक्ड फ्रांस। ले बाबू, ऑन सितंबर 3 अब कोई चारा नहीं बचा, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट और करो, है कि नहीं? तो बीएफ डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी, बीएफ ब्रिटेन और फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी, and thus it became what, the invasion of Poland marked the beginning of the world war। समझ में आ गया the immediate cause, हिटलर इन्वेजन। चलो आगे बढ़ा जाए। अब आगे है अटैक ऑन पर्ल हार्बर। ये देखो, ये है पर्ल हार्बर, ये पर्ल हार्बर है, कहाँ पे है ये, हवाई में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका का नेवल बेस है, नेवल बेस, पूरा नेवी जो है ना यहाँ पे पूरा डिप्लॉय था हवाई में। तो जापान, चलो देख लेते पहले। तो अमेरिका फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी, मतलब ना हम इधर लड़ेंगे ना उधर लड़ेंगे, बस बैठ कर तमाशा देखेंगे, ठीक है? एकदम तमाशा देखने के लिए बैठा हुआ था, नहीं लड़ेंगे, हम वॉर में जाएंगे ही नहीं। फर्स्ट वॉर में भी नहीं गया था, बीच में घुसा 1917 को, यहाँ पे भी जब लड़ाई स्टार्ट हुआ नहीं जा रहा है, ठीक है? न्यूट्रल रोल प्ले कर रहे हैं। तो जापान को जब ये टेरिटरीज को कैप्चर करने निकला था ना, तो इसको सिर्फ एक ही बात का डर था, अमेरिका का। ये देखो इसी का, इसका जो नेवल फ्लीट था ना बहुत स्ट्रांग था अमेरिका का, तो उससे डर लग रहा था कि इसको अगर ठिकाने लगा दिया जाए तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता हो जाएगा, है कि नहीं? तो स्ट्रिक्ट, सो जापान फियर्ड यूएस पैसिफिक फ्लीट एट पर्ल हार्बर इन हवाई। नाम याद रखना, पर्ल हार्बर इन कहाँ था, हवाई में, ठीक है? तो दिसंबर 7 1941 7 दिसंबर 1941 को क्या हुआ, जापान अंडर द प्रीमियरशिप ऑफ जनरल तोजो, किसके है, कौन उसको लीड कर रहे थे, जनरल तोजो। दुनिया सुन लो, क्या था एक जनरल तोजो ओके, तोजो, तो जो तो मत बोल देना है ना, चलो जो तो नहीं बोलना है, तो जो बोलना है। तो जापान अंडर द प्रीमियरशिप ऑफ जनरल तोजो ऑर्डर्ड ए सरप्राइज एरियल अटैक, एकदम ऊपर से उड़ उड़ के आके एकदम ब्लम 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 मार रहे हैं, ओके, ऑन द पर्ल हार्बर, एकदम उड़ा दिया, पूरा ऊपर से बमबारी स्टार्ट जापान का, ठीक है? पूरा जापानीज आर्मी पूरा उड़ा दिया। जितना भी बैटल शिप थे वो देवर संक एंड इंपॉर्टेंट एयरफील्ड्स वेर डिस्ट्रॉयड। तो बोला वाह जनरल तोजो, एकदम अच्छा से खोजो और एकदम डोजो कर दिया तुम तो। पर जापानीज मेड 2 क्रूशियल मिस्टेक्स, गलती तो सबसे होता है कि नहीं? जापान से भी हो गया। क्या गलती किया जापान? दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द शिप रिपेयर फैसिलिटी एट द बेस, ठीक है? शिप फैसिलिटी यहाँ पे इस सबको तो उड़ा दिया, शिप सबको तो उड़ा दिया, पर जहाँ पे रिपेयरिंग होता है ना, गैरेज को नहीं उड़ाया। बाहर में खड़ा था उसको उड़ा दिया, गैरेज ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है? दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द यूएस कैरियर। यूएस कैरियर है, देखो इसको बोलते हैं ये यूएस कैरियर है, इतना बड़ा बड़ा होता है यहाँ पे, ये खुद देखो इसमें ही कितना सारा फाइटर जेट प्लेन सब है,
तो यूएसए का दो ठो बहुत भयंकर वाला दो ठो एयरक्राफ्ट कैरियर था वहां पे, लेक्सिंगटन एंड द इंटरप्राइज, वो सब को छोड़ दिया। बहुत बड़ा गलती कर दिया जापान। ओके, बस जैसे अमेरिका को पता चला अच्छा जापान हमसे पंगा लिया, ठीक है बाबू बताते तुमको, बुला लियो, सोया शेर को जगा दिया तुम, न्यूट्रल थे हम। सो ऑन December 8, 1941 यूएसए ज्वाइन द वॉर। तो 1917 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ज्वाइन किया था और 1941 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज्वाइन कर लिया कौन, यूएसए। क्यों, अटैक ऑन पर्ल हार्बर। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए, टू द पॉइंट जाना है सिलेबस में, है ना, जैसा है सिलेबस में। अब बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, देखो बॉम्बिंग, यही देख कर तुमको बहुत डर लगता है, इसे कैसे हो सकता है आदमी सब। देख लो अब क्या हुआ। द अमेरिकन नेवी एंड द एयर फोर्स डिस्ट्रॉयड द जापानीज फ्लीट। पंगा तो लिए हो बाबू, अमेरिका छोड़ेगा, एयरफोर्स क्या क्या जापानीज फ्लीट, वही पानी वाला बेड़ा, उसको उड़ा दिए। जापान वॉज स्ट्रांगली इस्टेब्लिश्ड इन चाइना, मंचूरिया एंड अदर प्लेसेस। फिर भी जापान एकदम अकड़ के है, हाँ उधर नहीं है कि हो, फिर भी मंचूरिया है मेरे पास, वहाँ पे एकदम स्ट्रांगली खड़ा है। अब यूएस में और एक तो भयंकर चीज चल रहा था, वहाँ का जो साइंटिस्ट थे ना, वो सब एकदम एक्सपेरिमेंट में लगे हुए थे। क्या बना रहे थे, बम बना रहे थे, देख लो, और कुछ काम धाम नहीं था तो क्या बम बना रहे हैं। हाँ, अब इतना बड़ा लड़ाई चल रहा है तो खुद को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस का नाम पे, है कि नहीं, पहला वाला वॉर में भी सुने थे, सेल्फ डिफेंस का नाम पे आर्मामेंट रेस चल रहा था, तो यहाँ भी वही हुआ, एटम बम बनाए। तो साइंटिस्ट इन यूएसए वेर वर्किंग ऑन द मोस्ट पावरफुल वेपन और एवर कंसीव्ड, पहले कभी नहीं कोई बनाया था। क्या था, एटम बम, है ना, बॉम्ब, एटम बॉम्ब, हम लोग बम बॉम्ब। तो इन जुलाई 1945 द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेटेड इन द डेजर्ट। ये टेस्टिंग चल रहा है अभी। 1945 को मेक्सिको का, न्यू मेक्सिको में, कहाँ, एल्मो गोरडो, है ना, एलम ALM, अलाम चिंता, ठीक है, फिर ओगो, ओगो अलाम, ओगो ओरडो ओके, अलाम, अलामोग कर दो इसको, ठीक है, और गोरडो, अलामोग गोरडो, ठीक है, इससे याद रहेगा। कहाँ पे है ये, न्यू मेक्सिको में। जब फोड़ा तो पूरा साइंटिस्ट सब पूरा लड्डू उड्डू खिलाने लग गया एक दूसरा, बहुत बड़ा काम कर दिया हम लोग, एटम बम बना दिए, ठीक है। टेस्टिंग में पता चल गया कि अब तो किसी का खैर नहीं, अब हम लोग पावरफुल बन गए बहुत। सो डेज बिफोर द फर्स्ट बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड ऑन जापान, जापान में ये बम फोड़ने से पहले क्या किए, अमेरिकन प्लेन्स ड्रॉप्ड लिफलेट्स, एकदम मतलब समझ लो चिट्ठी फेंक दिया नीचे, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ था, वार्निंग था कि हम लोग के पास डेडली वेपन है, वार्निंग अबाउट द डेडली वेपन एंड अर्जिंग द जापानीज टू एंड द वॉर। ए जापान, हो गया तेरा, हो गया कहानी बाबू, अब हम लोग के पास बहुत डेंजर चीज आ गया है, सरेंडर कर दो। जापान नहीं किया। तो 6 अगस्त 1945, 1945 में, ये सब इसमें नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 1945 को फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब, अगस्त का महीना था, वॉज ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा, ठीक है। इसी से याद रखना, हिरोशिमा नागासाकी बोलते हैं ना, तो पहले बॉम्ब यहाँ छूटा फिर यहाँ छूटा, ऐसे याद रखना। नागासाकी हिरोशिमा नहीं सुनोगे, हिरोशिमा नागासाकी। तो पहला हिरोशिमा में छूटा, विच डिस्ट्रॉयड हाफ ऑफ द सिटी किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। जैसे फटा एक ही बार में तो पूरा धज्जिया उड़ गया, आधा सिटी खत्म, देख लो। इसलिए हम डरते हैं सब बॉम्ब बूम से। डिस्पाइट द टेरिबल डिस्ट्रक्शन जापानीज रेफ्यूज टू सरेंडर। अभी तक इसको समझ में नहीं आया जापान को, ऐसा जब देखा तबाही, फिर भी जापान सरेंडर नहीं किया। फिर से अमेरिका बोला नहीं समझोगे तुम, फिर से 6 अगस्त, 3 दिन बाद 1945, अगस्त 9, 1945 को अनदर बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी। ले
अब दोनों बॉम्ब का नाम, एक का था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन। ठीक है। अब जब दूसरा बॉम्ब नागासाकी में ब्लास्ट हुआ तब सितंबर 2 1945 जापान सरेंडर्ड। नहीं भैया अब हमसे ना हो पाएगा, देख लिए बहुत भयंकर चीज बनाए हो। ओके, तो जापान सरेंडर्ड क्यों किए? बिकॉज ऑफ दिस बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। चलो, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस, बस इतना ही खत्म कॉजेज में। अब है कॉन्सिक्वेंसेस। तो डिफीट ऑफ एक्सिस पावर। चलो, तो जो ये लड़ाई हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये दो पावर के बीच में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था? एलाइड और सेंट्रल ना। यहाँ पे एलाइड वही है, बस एलाइड का जगह एक्सिस कर देना, एक्सिस पावर। ठीक है। सो अप टू द मिडिल ऑफ 1942 द एक्सिस पावर, तो एक्सिस पावर में बर्लिन, रोम, टोक्यो वाला से याद कर लेना, जर्मनी, इटली और जापान एक्सिस पावर में वो थे। सो मेट विद द रिमार्केबल सक्सेस एंड कैप्चर्ड लार्ज टेरिटरीज इन यूरोप, एशिया, अफ्रीका। एकदम बहुत खुश है ना। 1942 का बीच बीच में एकदम पूरा टेरिटरी को कब्जा कर रहा है, एकदम खुश है। हा 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 हा, वाह वाह वाह, एकदम सही, करते रहो, कैप्चर करते रहो। बट 1942 आते आते गेम पलटी। ओके, द टाइड बिगेन टू टर्न अगेंस्ट द एक्सिस पावर। गेम पलट गया, एलाइड पावर का भी हाथ में आ गया, मैच पलट गया। ओके, अब एलाइड पावर में कौन कौन थे? वही बीएफ हमेशा रहेंगे, ब्रिटेन एंड फ्रांस, और यहाँ पे अब रशिया और यूएसए। तभी यूएसएसआर था ये, यूएसएसआर, यूएसएसआर और यूएसए, ये क्या थे? एलाइड पावर्स में थे। ठीक है। रिकैप्चर्ड अफ्रीकन टेरिटरीज लॉस्ट बाय फ्रांस। तो पहला 1940 का बीच बीच में एक्सिस पावर का दबदबा, खत्म होते होते एलाइड पावर का दबदबा। ठीक है। फिर क्या हुआ? इटली और जर्मनी को भी हरा दिया गया। देन आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी द एलाइड पावर्स टर्न्ड अटेंशन टुवर्ड्स जापान। जब इटली और जर्मनी को हरा दिए एलाइड पावर्स, अब जापान बहुत उछल रहा था, है कि नहीं? तो जापान हैड ऑक्युपाइड मोस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक म्यांमार, मलाया, फिलीपींस, सिंगापुर। ठीक है। तो ये सब को भी क्या कर दिया गया? लिबरेट करा दिया गया। लिबरेट का मतलब इंडिपेंडेंस, उसको भी छुड़वा दिया गया। किससे? जापान से, आज़ाद करा दिया गया। फिर जुलाई 26 1945 द एलाइड पावर्स आस्क्ड जापान टू सरेंडर। फिर वो नहीं किया, वो पहला वाला स्लाइड में ही देख लिए। फिर हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिराया गया और जापान क्या किया? सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करते ही क्या हुआ? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड। ये पूरा कंक्लूजन है। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का लड़ाई का एकदम छोटा सा कंक्लूजन हो गया। मेन अब यहां से है। अब एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 अब जो जर्मनी था उसके साथ हो गया धोखा। पहला वाला में भी हो गया धोखा, सेकेंड वाला में भी इसके साथ धोखा हो गया। ठीक है। क्या धोखा हो गया देख लो। जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू जोन्स, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है। ईच जोन अंडर द आर्मी ऑफ एलाइड पावर्स। दोनों जोन में एलाइड का जो आर्मी, एलाइड पावर का जो आर्मी है वो सब कंट्रोल करेंगे। ठीक है। तो पहला थे कौन? एकदम याद रखना, एफआरजी। एफआरजी मतलब एफ से फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, या उसको बोलेंगे वेस्ट जर्मनी, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, एफआरजी या वेस्ट जर्मनी। तो वेस्ट जर्मनी में कौन रहेंगे? वहां पे रहेंगे was administered by यूके, फ्रांस और यूएसए। बीएफ और यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए, ये रहेंगे। ठीक है। और उनका कैपिटल क्या रहेगा? बॉन। ये देखो बॉन कैपिटल रहेगा। किसका? वेस्ट जर्मनी का कैपिटल बॉन। क्लियर? अब यहाँ पे इनका आइडियोलॉजी चलेगा। इनका आइडियोलॉजी क्या था? कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। जो अमेरिका वाला था उसका क्या आइडियोलॉजी था? कैपिटलिस्ट। तो ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में आ गया कौन? वेस्ट जर्मनी।
तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी बोलेंगे। अमेरिका एंड द रैलीज बिकेम कैपिटलिस्ट ब्लॉक। अब दूसरा पार्ट, ईस्ट जर्मनी, जीडीआर, एक है एफआरजी, दूसरा जीडीआर, मतलब द जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, दूसरा नाम वेस्ट ईस्ट जर्मनी। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा, तो एक तरफ थे तीन, देखो एलाइड पावर्स कैसे याद रखना है, बी एफ यूएसए और इधर यूएसएसआर। तो ये वेस्ट जर्मनी को कंट्रोल करेंगे और यूएसएसआर ईस्ट जर्मनी को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो सोवियत यूनियन, इनका कैपिटल क्या है, बर्लिन, उसका बॉन इधर बर्लिन, ठीक है। अब यूएसएसआर कौन सा आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा, कम्युनिस्ट, उसी को फॉलो करता था। तो ईस्ट जर्मनी में कौन सा आइडियोलॉजी आ जाएगा, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, और कम्युनिस्ट ब्लॉक बन गया वो, ठीक है। तो वेस्ट जर्मनी बन गया कैपिटलिस्ट ब्लॉक और ईस्ट जर्मनी बन गया कम्युनिस्ट ब्लॉक। क्यों बन गया, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाले कौन थे, यूके, फ्रांस, यूएसए, जिसका आइडियोलॉजी क्या था, कैपिटलिस्ट, और इसका सोवियत यूनियन, इसका आइडियोलॉजी क्या था, कम्युनिस्ट। खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। अब जापान और इटली का साथ क्या हुआ, जर्मनी को तो फिर से धोखा हो गया उसका साथ, बेचारा का साथ। अब जर्मनी, जापान और इटली का साथ बेचारा सब बहुत वीक हो गया, ठीक है। तो अनलाइक जर्मनी, दे वर नॉट डिवाइडेड इनटू जोन्स, हाँ उसका साथ टुकड़ा टुकड़ी नहीं हुआ उनका साथ, ठीक है। बट जापान के साथ क्या हुआ, वहाँ पे अमेरिकन आर्मी रहेगी, कब तक, 1952 तक। द अमेरिकन आर्मी वॉज टू ऑक्युपाई जापान अंटिल 1952 तक। पूरा अमेरिका के कंट्रोल में रहेगा जापान, फिर से ना कुछ कर दे, ठीक है ना। आफ्टर विच जापानीज वुड हैव सोल कंट्रोल ओवर देयर ओन अफेयर्स। उसके बाद जापान खुद का कंट्री को चला लेगा, ठीक है। फिर वहाँ का जो एम्परर हिरोहितो, देखो हीरो भी है हितो भी है, हिरोहितो वॉज लेफ्ट ऑन द थ्रोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब राजा, समझ लो राजा बना दिया गया था, किनको, हिरोहितो को राजा बना दिया गया था। तो 1895 तक ऑल लैंड्स एक्वायर्ड और सीज्ड बाय जापान सिंस कितना है, 1895 तक सब छीन लिया गया था, ठीक है। 1890 के बाद से जितना भी ये लैंड या टेरिटरी को ये कैप्चर किया था जापान, सब जापान से ले लिया गया। तो आई होप कॉन्सिक्वेंसेस डिफीट ऑफ एक्सिस पावर में क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ा जाए। अब फॉर्मेशन ऑफ यूएन, फॉर्मेशन ऑफ यूएन इसका अलग चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में ये क्लियर कर देंगे। खाली इतना ही जान लो कि इसको बनाने वाले बिग थ्री थे, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टैलिन। ये तुम्हारा यूएसए का रूजवेल्ट, फिर चर्चिल ब्रिटेन का, स्टैलिन यूएसएसआर का, ठीक है, हेड सब थे। कब बना, अक्टूबर 24, 1945, जो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब है कोल्ड वार। ये देखो ये दोनों को लड़ नहीं रहा है, खाली मारे घरे ऊपर, तुम्हारे घरे तुम्हारे घरे तुम्हारे घरे, बस मारे घरे हो रहा है, लड़ नहीं रहा है। तो वही है कोल्ड वार। देख लो क्या है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसए एंड यूएसएसआर, याद रखना, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूएसए बन गया था वर्ल्ड पावर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों इमर्ज एज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एज टू ग्रेट सुपर पावर रिप्रेजेंटिंग कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी। लास्ट में ही देखें, यूएसए कैपिटलिस्ट और यूएसएसआर कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट, है कि नहीं, आइडियोलॉजी अलग अलग था दोनों का। दो बोथ द कंट्रीज डिड नॉट इंगेज इन एक्चुअल फाइट अगेंस्ट ईच अदर, पटका पुटकी नहीं हो रहा है ना, लड़ाई नहीं हो रहा है। देयर वॉज ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द टू। देख रहे हो दोनों लग रहा अभी लड़ाई कर लेगा, अभी पीट देगा इसको, पर पीटापुटी नहीं हो रहा है। तो ये जो स्टेट है ना, ये तो एकदम गर्मी वाला, दिस स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन कंट्रीज इन विच each side adopted policy of design to strengthen itself and weaken the other without armed conflict। ये बोलेगा मेरा पास ही है, देखो मेरे पास
बाइक है, ये बोलेगा देखो मेरे पास हायाबुसा है, ये बोलेगा मेरे पास ई कार है, वो बोलेगा वो कार है, एक दूसरा को नीचे दिखाने में लग जाएगा, है कि नहीं? तो वही है क्या, कोल्ड वॉर। आपस में लड़ उड़ के नहीं बताएगा, बस अपने आप को इससे ऊपर दिखाने के लिए उसको नीचे गिराएगा, इसी को बोलते हैं कोल्ड वॉर। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट इज यूएसए एंड यूएसएसआर डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू टू राइवल ब्लॉक्स। अब यही कोल्ड वॉर के चलते क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, एकदम सिंपल से फटाक से याद हो जाएगा। पहला है द डेमोक्रेटिक एंड द कैपिटलिस्ट ब्लॉक, पहले ही कर लिए हैं, लेड बाय यूएसए। उसके क्या बोलेंगे, वेस्टर्न ब्लॉक या अमेरिकन ब्लॉक। बिलीव्ड इन डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा, पाकिस्तान भी है इसमें, देख लो ये ब्लॉक में पाकिस्तान भी ज्वाइन कर लिया है। इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में पता चल जाएगा। ठीक है, इंडिया नहीं था। दे प्रोजेक्टेड यूएसएसआर, क्या बोले यूएसएसआर को, एज द एनिमी ऑफ वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड के लिए खतरा है शांति, वर्ल्ड का शांति के लिए। एंड कम्युनिज्म क्या है, थ्रेट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड, फ्रीडम और लिबर्टी के लिए खतरा है कम्युनिज्म, और यूएसएसआर पूरा वर्ल्ड का पीस के लिए खतरा है, ऐसे बता रहा है। कौन, वेस्टर्न ब्लॉक, डेमोक्रेटिक एंड द कैपिटलिस्ट ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक कम्युनिस्ट, इसको लेड कौन करेंगे, यूएसएसआर। तो सब सेम सेम है, खाली टर्म सब चेंज करोगे मिल जाएगा। यहाँ पे क्या था, लेड बाय यूएसए, यहाँ पे लेड बाय यूएसएसआर। वेस्टर्न ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक, अमेरिकन ब्लॉक या सोवियत ब्लॉक। फिर बिलीव्ड इन लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, बिलीव्ड इन कम्युनिज्म। यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, यहाँ पे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया भी था। फिर ये क्या बोला, ये इसको बोल रहा था कि रसिया जो है वर्ल्ड के लिए खतरा है, कम्युनिज्म जो है लिबर्टी और फ्रीडम के लिए खतरा है। तो ये चुप रहेगा, ये भी क्या बोला, वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी जो है वो किसके लिए है, सिर्फ रिच पीपल और अपर मिडिल क्लास के लिए है। बात तो सही है कि नहीं? चलो खत्म कोल्ड वॉर भी, बस इतना ही जानना है। चलो आगे देखा जाए। आगे अभी क्या है, वाह अंडा। तो देखो अंडा है फिर भी हंस रहा है ना, बम फूट गया फिर भी हंस रहा है, अंडा का है बिकॉज टेंशन नहीं लेने का, एकदम हैप्पी हैप्पी रहने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस और 2 चैप्टर है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, अगर एक में हुआ तो एक में भी खत्म हो जाए, और फिर स्टार्ट करेंगे अपना असली वाला प्रिपरेशन। क्या के लिए, 100 में से 100 के लिए। ठीक है, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।